चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू IFMC चैनल। आज का टॉपिक बहुत बढ़िया टॉपिक है, जो मेरे को बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके कमेंट्स जो आ रहे थे उनके ऊपर ही हमने टॉपिक तैयार किया है। बहुत सारे लोगों को स्टॉक मार्केट अट्रैक्ट करता है, नए लोग होते हैं उनको स्टॉक मार्केट में आना होता है, लेकिन ये नहीं समझ में आता सर ट्रेड तो नहीं करना, इन्वेस्टमेंट करनी है लॉन्ग टर्म बेसिस पे। बेसिकली जो पैसा हमको अपना लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, एफडीज में डालना है या म्यूचुअल फंड में डालना है या कुछ ऐसा जगह डालना है कि थोड़ा हमारा पैसा ग्रो होता रहे और हमको बहुत ज़्यादा इसमें रिस्क नहीं चाहिए, लेकिन हाँ हमको रिटर्न भी थोड़ा बढ़ाना है। तो हम लोगों ने एक इसी के ऊपर एक टॉपिक तैयार करा है, वेल्थ क्रिएशन फॉर बिगनर्स। जो लोग बिगनर्स हैं, स्टॉक मार्केट उनको अट्रैक्ट करता है और उनको स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए या एक आइडियल या मैं बोलूँ कि एक लिमिटेड रिस्क लेते हुए स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को बढ़ाना है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ से आपको गाइड करूँगा कि सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट के लिए सेविंग ज़रूरी है। हिंदुस्तान में सेविंग का जो चलन है बहुत सालों से है, हमारे पेरेंट्स ने हमको सेविंग सिखाई है, लेकिन कहीं ना कहीं होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि पहले खर्चते हैं और जो पैसा बच जाता है हम उसको सेविंग मानते हैं। मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है पहले हमको सेव करना चाहिए, जितना हम चाहते हैं कि हमें सेव करना है वो हम सेव करें और जो बच जाए हम उसको खर्च करें। तो मेरे हिसाब से हम अपनी टोटल इनकम को 3 भागों में बांट सकते हैं। आप 2 भाग अपने पास रखिए, एक भाग यानी कि अगर आप 100 रुपए कमाते हैं तो 33.3% आपको सेविंग करना ही करना है, ठीक है। अब अगर मैं आपको ये बात करता हूं कि अगर आप 33.3% की आपको सेविंग करनी है, ठीक। अब ये 33.3% की जो सेविंग करनी है, इसको हमें किस तरह इन्वेस्ट करना है, क्योंकि यही सेविंग हमको इन्वेस्ट करनी है। तो इसके ऊपर मैं आपको एक बताता हूं कि हमने 33.3 सेविंग जो है परसेंट जो हमारी सेविंग है उसको हमें कैसे इन्वेस्ट करना है। लेकिन इन्वेस्टिंग से पहले सबसे पहले हमको ये सोचना है कि हम जिस भी कंट्री में हैं, ऐसा नहीं है कि केवल हिंदुस्तान के लिए, ऑल ओवर वर्ल्ड इस वीडियो को जहां भी लोग देख रहे हैं और वो जिस भी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले अगर उनको इन्वेस्ट करना है अपनी कंट्री में, तो उनको ये जरूर ध्यान रखना है कि क्या वो जिस कंट्री में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसके लिए उनके पास एक पॉजिटिव अप्रोच है। अगर आप जिस कंट्री में इन्वेस्ट करने जा रहे हो और आपको उसके लिए एक पॉजिटिव अप्रोच नहीं लग रही है, तो मेरे हिसाब से आपको अपना सारा का सारा पैसा गोल्ड या फिर आप और कोई चीज बचती नहीं है। अगर आपको अपनी कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर भरोसा नहीं है, तो मेरे हिसाब से फिर तो आपको केवल गोल्ड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर एफडीज में करोगे, लेकिन एफडीज में भी जब आपको भरोसा नहीं है कंपनी पे, तो आप अपनी कंट्री के ऊपर, तो आप एफडीज के ऊपर भी कहां से भरोसा करोगे। तो फिर केवल एक ही चीज रह जाती है, केवल गोल्ड। अगर आप भरोसा करते हैं अपनी इकोनॉमी पर, अपनी कंट्री की इकोनॉमी पे, और आपको ये लगता है कि आपकी कंट्री की इकोनॉमी ग्रो करने वाली है, तो आप जरूर और जरूर यहां पर इन्वेस्ट करें। वो इन्वेस्ट, अब मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर आप इंडिया में हैं और इंडिया में मुझे ये लगता है कि ग्रोथ है, और देखिए सबसे बड़ी बात एक बताऊं, एक कंट्री की ग्रोथ एक दिन में, 2 महीने में, 4 महीने में, 1 साल में, 5 साल में खत्म नहीं होती। ये एक बड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होता है। अगर मैंने ये सोचा कि इंडिया ग्रो कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आज मैंने सोचा और 6 महीने के बाद इंडिया ग्रो करना बंद कर देगा, ऐसा नहीं है। एक कंट्री का इकोनॉमी चेंज होने में ही कम से कम 5 साल, 8 साल, 10 साल लग जाते हैं। तो अगर मेरा एक व्यू है कि मेरी कंट्री ग्रो कर रही है, तो मुझे अपनी कंट्री ग्रो कर रही है, तो मुझे अपनी कंट्री में पैसा लगाना चाहिए, मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए।
तो सबसे पहले आपके पास अपनी कंट्री के लिए एक प्रॉपर कन्विक्शन होना चाहिए। उसके बाद तो जैसे मैंने बताया कि अगर आपके पास कन्विक्शन नहीं है तो केवल आप गोल्ड में पैसा लगा दीजिए और छोड़िए, अगर आप कुछ नहीं कर सकते आप। और अगर आपके पास कन्विक्शन है तो आप किस तरह से पैसा लगाएंगे वो हम इसमें देखते हैं। मैं इसको समझाने के लिए एक छोटी सी टेबल आपको बना के दिखा रहा हूं। ये एक मैंने छोटी सी टेबल बनाई है। यहां मैंने लिखा है मार्केट पीई, यहां मैंने लिखा है इक्विटी, यहां मैंने डेट लिखा है और यहां मैंने कैश लिखा है। अगर किसी भी कंट्री की जो मार्केट की पीई है, मान लो मैं इंडिया को लेता हूं, इंडिया की जो पीई है अगर 26 या 26 से ऊपर है, अब आप कहेंगे कि ये मार्केट की पीई क्या है? ये मार्केट की पीई है प्राइस ओवर अर्निंग। मतलब अगर इसको अगर मैं डिटेल में अभी नहीं आपको बताऊंगा, वो हमारी दूसरी वीडियोस में है कि आप पीई रेशो कैसे देखते हैं, लेकिन पीई रेशो का बेसिकली मतलब होता है कि एक मार्केट में उस पर्टिकुलर टाइम पे इन्वेस्टर का कितना ज्यादा रुझान है। अगर 26 या 26 से ज्यादा की पीई है तो इस समय बहुत सारे लोगों का अट्रैक्शन है, तो हो सकता है प्राइस ओवर प्राइस होंगे। जो भी स्टॉक्स या हम निफ्टी या इंडेक्स है वो ओवर प्राइस रह सकते हैं 26 या 26 की पीई में, क्योंकि लोगों का रुझान ज्यादा है। तो अगर अच्छा, दूसरी बात आती है ये मार्केट पीई कहां से देखें? बहुत सिंपल है, आप गूगल पे डालिए मार्केट पीई ऑफ एनएससी या मार्केट पीई ऑफ सेंसेक्स, या आप एनएससी की साइट पे जाके आप ये रोज की पीई आती है, हर रोज पीई चेंज होती है, 26, 26.10, 26.20, तो इस तरह से चेंज होती है, वो आप देख सकते हैं। इस समय प्रेजेंटली आज जब वीडियो बन रही है, आज की तारीख है 24 नवंबर 2018, तो आज की पीई राउंड 26 है। तो 26 अगर 26 और 26 से ऊपर की पीई है तब हमको इक्विटी में 40% पैसा डालना है, 50% पैसा मुझे डेट में डालना है और 10% कैश मुझे अपने पास रखना है। देखिए, अगर आपके पास 100 रुपए की सेविंग है तो 100 रुपए में 40 रुपए आप इक्विटी में डालेंगे, 50 रुपए आप डेट में डालेंगे और 10 रुपए आप अपना कैश इन हैंड रखेंगे। इस तरह के प्रोपोर्शन से आपको काम करना है। ठीक, अगर मार्केट की पीई 22 के अराउंड है तब हमें क्या करना है? इसको 60% रखना है, इसको 30% रखना है और इसको 10% रखना है। अगर मार्केट की, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर मार्केट की पीई 22 के अराउंड है तो इक्विटी में हमारी परसेंटेज बढ़ जाएगी, डेट में थोड़ी कम हो जाएगी 30% और कैश हमारा वही 10% रहेगा। कैश हमें हमेशा अपने पास रखना है क्योंकि पता नहीं कब हमें कैश की अचानक जरूरत पड़ जाए। इसके बाद अगर 18 या 18 से कम की मार्केट की पीई है तब आपको क्या करना है? यहां पर आपको करना है 80%, यहां करना है 10% और यहां करना है 10%। ये तो रेशो मैंने आपको समझा दी। अभी कैसे इन्वेस्ट करना है, कहां इन्वेस्ट करना है, वो मैं अगले इसमें बताता हूं। पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर मार्केट की पीई 26 या 26 से ऊपर चल रही है तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट का केवल 40% इक्विटी में डालना है, 50% डेट में डालना है और 60 और 10% कैश रखना है। अगर मार्केट की पीई 22 के अराउंड चल रही है तो इक्विटी में 60%, डेट में 30% और कैश में 10% रखना है। अगर 18 और 18 से कम की पीई मार्केट चल रही है तो आपको 80% इक्विटी में पैसा डालना है, 10% डेट में डालना है और 10% कैश में रखना है। मैं रिपीट करता हूं, ये 100 रुपए हमारा 33.3% है हमारी टोटल इनकम का। यानी कि अगर आपकी 100 रुपए की महीना की इनकम है तो आप 33.3 रुपया उसमें से निकालोगे और उस 33.3% का 40% आप इक्विटी में डालोगे, 50% आप डेट में डालोगे और 10% आप कैश रखोगे। इसमें से भी मेरे ख्याल में ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके आगे चलूंगा कि आज की डेट में हम लेके चलते हैं कि अगर 26 और 26 की ऊपर की पीई है तो हम 40% जो इक्विटी में डालेंगे वो कैसे डालेंगे
ये सबसे मेजर क्वेश्चन आता है कि सर आपने बता दिया 40% इक्विटी में डालना है, तो कौन से स्टॉक्स मुझे लेने हैं? या आपने बोल दिया कि 50% डेट में डालना है, ये व्हाट इज डेट? मैं कहां जाऊं डेट में? डेट में तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डेट में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि आपको किस तरह से अपने इसको प्लान करना है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मुझे जो पैसा अब इक्विटी में डालना है वो कैसे डालना है। अगर मुझे नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट की, मुझे बहुत ज्यादा टेक्निकल फंडामेंटल्स की नॉलेज नहीं है, और मुझे एक सेफर व्यू लेते हुए स्टॉक मार्केट में पैसा डालना है, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं किसी भी म्यूचुअल फंड को ये पैसा दूं जो अपनी मर्जी से उसको लगाए। मैं चाहता हूं कि मैं अपने ही हाथों से उस पैसे को लगाऊं। तो उसका बेस्ट वे क्या होना चाहिए? तो मैंने आपको बताया, जैसे सबसे पहले हम अपनी कंट्री को चूज करते हैं। कंट्री के ऊपर परसेप्शन बनने के बाद कि नहीं मुझे ये कंट्री में पैसा लगाना है। से इंडिया, मुझे लगता है कि इंडिया 10 साल 15 साल 20 साल में ग्रोथ स्टोरी है और मुझे इंडिया में पैसा लगाना है। दूसरा स्टेप आएगा, अब मुझे पैसा लगाना है तो कहां लगाना है? तो सेम चीज आप ये देखें कि कौन सी इंडस्ट्री की पीई सबसे ज्यादा है। हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, अलग अलग सेक्टर्स हैं। कभी आईटी परफॉर्म करता है, कभी मेटल परफॉर्म करता है, कभी प्लास्टिक इंडस्ट्री करती है, कभी ब्रेवरीज करती हैं, कभी आपका इलेक्ट्रिकल गुड्स करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे सेक्टर्स या इंडस्ट्रीज हैं। तो पहला आपका जो होगा वो आप क्या करेंगे कि टॉप इंडस्ट्रीज को चूज करेंगे। ठीक है, अब इन टॉप इंडस्ट्रीज को चूज कैसे करना है? इसका बहुत सिंपल तरीका है। आप इसको डिफरेंट साइट्स में जाके, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप वहां से देख सकते हैं कि टॉप 10 इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं हिंदुस्तान की, टॉप सेक्टर्स कौन से हैं। मैं अगर आपको बोलूंगा तो मैं आपको बोलूंगा कि दलाल स्ट्रीट मैगजीन आती है, उसके अंदर सारे डाटा होते हैं, पूरी इंडस्ट्री की पीई आती है। हाँ, अब ये आता है कि टॉप इंडस्ट्री को चुना कैसे जाए। सेम पीई, जिसकी पीई सबसे ज्यादा है वो हमारे लिए टॉप इंडस्ट्री मानी जाती है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसकी तरफ आकर्षित हैं। ठीक है, अब अगर मैं एग्जांपल दूं, इस समय रिटेल सेक्टर का जो पी है वो 111 है। 111 का पी जो इस समय सबसे ज्यादा है वो रिटेल सेक्टर, मतलब जो जैसे हमारा, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं इसमें। जो हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले अगर हमको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो हमें किस तरह से हाईएस्ट पीई इंडस्ट्रीज को चुनना है। उसके लिए मैंने आपको बताया दलाल स्ट्रीट, जो मैं करता हूं वो मैं आपको बता रहा हूं। आप लोग डिफरेंट वेबसाइट पे जाके आप डाटा देख सकते हैं। दलाल स्ट्रीट एक मैगजीन आती है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। 120 रुपए में हर बार नया इश्यू डाउनलोड हो जाता है उसका। नया बुक खरीदने की, अगर आपको नई बुक्स लेनी है अगर आप, तो आप वो भी ले सकते हैं फिजिकल कॉपी, लेकिन मैं नॉर्मली उसको डाटा डाउनलोड कर लेता हूं। और उसमें सारी इंडस्ट्रीज की पीई आती है और इंडस्ट्रीज के अंदर जो भी स्टॉक्स हैं उनकी भी पीई रेशियोज आती हैं। तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं यहां पर कि टॉप पीई इंडस्ट्रीज हमको सबसे पहले ढूंढना है। तो मेरे पास ये है, ये आप देख रहे हैं यहां पर, आप लोग यहां देख सकते हैं, ये इंडस्ट्रीज हैं यहां पर सारी। यहां पर ये इंडस्ट्री की पीई आ रही है, पीई रेशियो, और ये इंडस्ट्री के स्टॉक आ रहे हैं और ये स्टॉक्स की पीई आ रही है। ठीक है, मान लो सबसे ऊपर हमारी इंडस्ट्री है, ये सबसे ऊपर है हमारी रिटेल इंडस्ट्री। आप थोड़ा सा फोकस कर दीजिए। ये रिटेल इंडस्ट्री के अंदर, रिटेल इंडस्ट्री की जो पीई आ रही है वो आ रही है 113 की पीई है रिटेल इंडस्ट्री की, जिसके अंदर जो टॉप स्टॉक्स हैं उसमें सबसे ऊपर है एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसकी पीई है 101। उसके बाद है ट्रेंड की पीई है 90 और शॉपर स्टॉप, इसकी पीई है 70। तो क्या हुआ, सबसे पहले मैंने अपनी एक कंट्री को चूज किया, से इंडिया के बाद मैंने ये देखा कि इस समय सबसे ज्यादा परफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज कौन सी हैं, तो वो मुझे मिला रिटेल सेक्टर। रिटेल सेक्टर के अंदर अब मुझे चाहिए कि कौन सी टॉप कंपनीज हैं, कौन से टॉप स्टॉक्स हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं।
तो उसमें मुझे मिला एवेन्यू सुपरमार्ट, ट्रेंड और शॉपर स्टॉक। ठीक है, तो ये मेरा एक एनालिसिस था कि किस तरह से मुझे कंट्री के बाद इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के बाद स्टॉक के ऊपर आना है। ऐसे ही उसके बाद मैं आगे चलूं, आप नेक्स्ट देखिए, ये आ रही है ब्रेवरीज। ब्रेवरीज जो है इसका जो पीई रेशियो है वो है 60, और उसके अंदर आ रही है हमारी यूनाइटेड ब्रेवरीज और यूनाइटेड स्पिरिट। ये हमारी टॉप जो मैंने छांटा हुआ, वैसे बहुत सारे हैं, मैंने केवल टॉप 3-4 स्टॉक्स एक इंडस्ट्री के अंदर लिए हैं। फिर आता है होटल एंड रिजॉर्ट्स। होटल एंड रिजॉर्ट्स का जो पीई रेशियो है वो भी 60 का है, और होटल एंड रिजॉर्ट्स में जो टॉप स्टॉक्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं इंडिया टूरिज्म, इंडियन होटल। ठीक है, उसके बाद आप देखें फिर आ रहा है पेंट्स इंडस्ट्री। पेंट्स का जो पीई रेशियो है वो है 54, और इसके अंदर जो टॉप स्टॉक्स हैं वो है बर्जर पेंट्स और एशियन पेंट। बर्जर की पीई रेशियो 64 है, एशियन पेंट्स की 58 है। तो इस तरह से आप टॉप इंडस्ट्रीज के टॉप स्टॉक्स को चुन सकते हैं। आप टॉप कम से कम 9 इंडस्ट्रीज लें मेरे हिसाब से, और 9 में 2-2 स्टॉक, यानी कि आपके टोटल 18 स्टॉक्स हो गए। आप इन 18 स्टॉक्स की एक लिस्ट बनाएं, और इन 18 स्टॉक्स के अंदर अपना जो इक्विटी वाला परसेंटेज है उसको रेगुलर इन्वेस्ट करें सिस्टमैटिकली, जिसको हम एसआईपी भी बोलते हैं। तो आप वो एसआईपी जो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करते हैं वो आप खुद कर सकते हैं। आप थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने अपने स्टॉक्स को खरीदने में लगाएं, और आप इसमें डेली बेसिस की ट्रेडिंग पे ना उलझें। अगर कोई स्टॉक 50-100 रुपए बढ़ जाता है तो आपको ना बेचने की जरूरत है, आप उसको कम से कम 5, 6, 7 साल, 8 साल अगर आपका लॉन्गर होराइजन है तो आप बिल्कुल उसके ऊपर फिक्स रहिए और डिसिप्लिन में रहिए। तो यकीनन आपका पैसा जरूर ग्रो करेगा, और अगर आप एफडी या बाकी चीजों को उसका बेंचमार्क मानते हैं तो उससे बहुत बढ़िया और अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। तो ये था हमारा तरीका इक्विटी में पैसा डालने का। अब हमने आपसे बात करी थी कि हाँ, मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूं, ये पूरा का पूरा डाटा जो हमने इंडस्ट्रीज का बनाया हुआ है अभी आज 24 नवंबर को, इसको हम डाउनलोड कर देंगे अपने वेबसाइट के ऊपर। आप हमारे वेबसाइट में डाउनलोड्स में जाके इस डाटा को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये याद रहे, क्योंकि ये फिगर्स और डाटा चेंज होते हैं, तो आप इसको 1-2 महीने नहीं तो एटलीस्ट 3 महीने या 4 महीने के बाद उसको रिफ्रेश कर लें। आप नया डाटा डाउनलोड करके आप उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट अपनी चालू रखें, और इस डाटा को हम अपने वेबसाइट पे डाल देंगे। आप वहां से बिल्कुल इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब हमने जैसे बात करी कि अगर आज की पीई मेरी 26 है, मार्केट पीई आज की पीई मेरी 26 है, तो मुझे क्या करना है, मुझे 40% पैसा मुझे अपना केवल इक्विटी में डालना है। बाकी का, अब ये 40% तो मुझे समझ में आ गया मुझे कैसे डालना है। मैंने टॉप 9 इंडस्ट्रीज को चुना, 9 इंडस्ट्रीज के 2-2 स्टॉक्स लिए, यानी कि 18 स्टॉक्स लिए। तो मैंने टॉप 9 इंडस्ट्रीज के 18 टॉप स्टॉक्स को चुन लिया, और अगर मान लो मेरे पास 1 लाख रुपया है तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 18 किया, और उतना पैसा मैंने अपने इक्विटीज में डाल दिया। ये तो रही बात 40% को कैसा लगाना। अब बात आती है कि अभी भी मेरे पास 60% पैसा फ्री है, उसका क्या करना है? सिंपल, 10% तो मुझे यूज ही नहीं करना, मुझे उसको लिक्विडेट रखना है, कैश में रखना है। लेकिन रह गए बाकी के 50%। ये 50% क्या करूं? बैंक में डालूं? नहीं। अगर आप बैंक में डाल देते हैं या अपने पास कैश रखते हैं तो वो आपका जरूर खर्च हो जाएगा, वो सेविंग नहीं रहेगी। इसीलिए इसको भी इन्वेस्ट करना जरूरी है। अब इसको इन्वेस्ट करने का क्या तरीका है? अब ये 50% पैसा मुझे लगाना तो इक्विटी में ही है, लेकिन मैंने इसको केवल अभी पार्क करना है। इसको हम पार्किंग ऑफ फंड्स बोलते हैं, जिसके अंदर मुझे एक डिसेंट रिटर्न आ जाए और रिस्क फ्री रिटर्न हो।
तो रिस्क फ्री रिटर्न के लिए मेरे पास ऑप्शंस क्या हैं? या तो मैं एफडी में डाल दूं पैसा, एफडी रिस्क फ्री है, या मैं क्या करूं, या मैं इसको डिबेंचर्स में डाल दूं, या मैं इसको बॉन्ड्स में डाल देता हूं। इसके अलावा मेरे पास तो कोई ऑप्शन है नहीं जहां मेरे को लगता हो कि मेरे को एक रिस्क फ्री पार्किंग मिल जाए अपने फंड्स के लिए, क्योंकि मुझे पार्क भी करना है ये 50% पैसा। तो आइए हम अब ये देखते हैं कि इन 50% पैसे को मुझे कैसे पार्क करना है। अगेन मैंने एक एक्सेल आपके सामने आई है। अब ये जो 50% पैसा है, मुझे वो पैसा डालना है बॉन्ड्स के अंदर। मुझे एफडी में पैसा नहीं डालना। एफडी में इसलिए नहीं डालना क्योंकि एफडी में पैसा फिक्स हो जाता है, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 3 साल, 1 साल, जितने साल के लिए आप करा रहे हो। और मुझे किसी समय भी जरूरत पड़ेगी, तो हो सकता है मुझे अभी जरूरत पड़ जाए, या मुझे हो सकता है परसों जरूरत पड़ जाए, तो मैं उस पैसे को फिर मुझे एफडी तोड़वानी पड़ेगी। और एफडी के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मली जो इस समय चल रहा है वो 6.5% के आसपास चल रहा है, 6.5 पौने 7। उसमें भी आपका टैक्स डिडक्शन होगा जो भी आप टैक्स स्लैब में आते हो। तो मेरे हिसाब से इसमें बेटर ऑप्शन है कि हम बॉन्ड्स ले सकते हैं। बॉन्ड्स भी दो टाइप के होते हैं। एक बॉन्ड्स होते हैं टैक्स फ्री बॉन्ड्स, जिसके अंदर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, आपका जो भी इंटरेस्ट इनकम आएगा वो टैक्स फ्री है। और एक होते हैं रेगुलर बॉन्ड्स। रेगुलर बॉन्ड्स कौन से होते हैं? जिसके अंदर आपको जो भी ब्याज आ रहा है उसका आपको टैक्स लगेगा। आप जिस टैक्स स्लैब में हैं आपको वो टैक्स पे करना पड़ेगा। दूसरी बात अब क्या आती है कि हमको कौन से बॉन्ड्स लेने चाहिए? हमको वो बॉन्ड्स लेने चाहिए जिसके अंदर लिक्विडिटी बहुत हाई है, बहुत इजी से आज अगर मैं बेचना चाहूं तो फौरन बिक जाए, आज मैं खरीदना चाहूं फौरन खरीद लूं। और बॉन्ड्स को अगर मैं आज बेचूंगा तो उसके आगे और T+2 की सेटलमेंट होती है, यानी कि ट्रेडिंग डे प्लस 2 दिन के अंदर अंदर मेरे अकाउंट में वापस पैसा आ जाता है। तो मेरे को लिक्विडिटी की इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए अगर मुझे पैसे को पार्क करना है तो मैं बॉन्ड्स में करूंगा। बॉन्ड्स मैं आपको दिखा रहा हूं। ये सबसे पहले मैंने यहां पर खोला है रेगुलर बॉन्ड्स। ये मेरे रेगुलर बॉन्ड्स हैं सारे के सारे। ये लिस्ट भी मैंने प्रिपेयर करवाई है आप लोगों के लिए जिनको ये देखना है कि मुझे बॉन्ड्स में पैसा लगाना है, लेकिन कौन से बॉन्ड्स में पैसा लगाना है। इस लिस्ट को भी आप लोग हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये वो बॉन्ड्स हैं जिनके अंदर अच्छा खासा काम हो रहा है और लिक्विडिटी बहुत है। जिसमें पहला स्टॉक आता है जैसे इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, जिसके अंदर 10.25% की यील्ड है। मैं थोड़ा सा यहां पर क्लियर करता हूं। देखिए, रिस्क और रिटर्न साथ साथ चलते हैं। जितना ज्यादा रिस्क होएगा उतना रिटर्न बढ़ेगा, जितना रिस्क कम होएगा उतना रिटर्न कम होएगा। अब अगर इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में 10.25% की यील्ड आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वहां रिटर्न ज्यादा है तो थोड़ा सा रिस्क कंपैरेटिवली ज्यादा है। अगर मुझे यहां पर रिस्क नहीं लेना तो मैं जहां तो थोड़े से कम यील्ड वाले हैं जैसे कि L&T फाइनेंस, IDFC बैंक, NTPC, REC, स्टेट बैंक, IDFC बैंक, ECL फाइनेंस। तो ये अलग अलग बॉन्ड्स हैं जिसके अंदर अच्छा खासा ये वॉल्यूम आ रहे हैं। आप देखिए इन सभी में अच्छा खासा काम हो रहा है, ठीक है। और ये इनका यील्ड आ रहा है और ये मैच्योरिटी डेट आ रही है। आप इन बॉन्ड्स के अंदर आप ये देखें, ECL फाइनेंस में 9.29% की रिटर्न है। IDFC बैंक के अंदर 10.28 की रिटर्न है। और अगर मैं बिल्कुल सेफ उसमें जाता हूं और मेरे को ये लगता है कि मुझे बहुत ही कम रिस्क करना है तो मैं SBI में जा सकता हूं। SBI के अंदर 8.99% का रिटर्न है। 8.99 मतलब 9% का रिटर्न हो गया। बैंक की FD से तो बहुत बढ़िया है। 6.75 और 9% दोनों में बहुत फर्क है। तो बॉन्ड्स का ये फायदा है कि ये बिल्कुल FD के टक्कर के हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है तो आप बॉन्ड्स में पैसा डालिए FD की बजाय। और बॉन्ड्स भी अगर आप बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हैं तो आप जो हमारे सरकारी बैंक्स हैं आप उनके बॉन्ड्स ले सकते हैं, स्टेट बैंक के बॉन्ड ले सकते हैं। और अच्छी कंपनीज में L&T फाइनेंस,
बहुत बढ़िया कंपनी है, आप इसके बॉन्ड्स ले सकते हैं। इसके बॉन्ड्स में भी 8.87% का ब्याज है। तो ये तो हमारे हुए रेगुलर बॉन्ड्स। ये मैंने आपको बताया, ये एक्सेल हम अपने वेबसाइट पे डालेंगे, आप यहाँ से इन बॉन्ड्स को देख सकते हैं। इसके बाद रेगुलर बॉन्ड मैंने आपको बताया, इसमें जो भी इंटरेस्ट आएगा उसको आपको टैक्सेबल होगा। इसके बाद आते हैं टैक्स फ्री बॉन्ड्स। ये हमारा टैक्स फ्री बॉन्ड्स हैं। ये वो बॉन्ड्स हैं जिनके ऊपर आपके इंटरेस्ट के ऊपर कोई टैक्स आपको नहीं देना है, राइट। अब इसमें कौन कौन से हैं? इंडियन रेलवे, हुडको, IRFC, ये सारे के सारे बॉन्ड्स हैं। अब देखिए इसमें यील्ड बहुत कम है, 6.69% से लेके ये अप्रोक्सीमेटली 6.5 से 6.25% तक के इसके अंदर रिटर्न है। लेकिन इसके अंदर आपको टैक्स नहीं देना है। अगर आप बैंक के FD करते हैं, बैंक में अगर आपको 6.5-7.5% का रिटर्न मिल रहा है, वहां आपका TDS कटेगा और वहां आपको अपना जो भी टैक्सेबल आप स्लैब में आते हो वो आपको टैक्स पे करना है। इसके अंदर आपको टैक्स नहीं पे करना है और आपको वही ब्याज मिल रहा है जो बैंक के FD का मिलता है। तो मेरे हिसाब से ये भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है अपने पैसे को पार्क करने का। इनके अंदर बहुत हाई वॉल्यूम्स हैं। ये देखिए आप किसी भी समय पे इनको बेच सकते हैं, कभी भी इनको खरीद सकते हैं। आपका पैसा फौरन रिलीज हो जाएगा और आप उस पैसे को यूज कर सकते हैं जो भी अगर आपकी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर स्टॉक मार्केट में आती है तो ये हमारा आज का सेशन था कि किस तरह से हमने अपने फंड्स को लगाना है एक पर्टिकुलर टाइम पे। तो मैं इसको समराइज करते हुए एक बार बोलूंगा। सबसे पहले आप कंट्री को चुनेंगे, उसके बाद आप इंडस्ट्री को चुनेंगे, इंडस्ट्री के बाद आप स्टॉक्स को चुनेंगे और स्टॉक्स के अंदर अपना पैसा लगाएंगे। जो पैसा बच गया है वो आप बॉन्ड्स में लगाइए। बॉन्ड्स के अंदर रेगुलर बॉन्ड्स या टैक्स सेविंग बॉन्ड्स में जा सकते हैं। आज की डेट में ये ही बेस्ट ऑप्शंस हैं। ऑप्शन बहुत सारे हैं, गोल्ड भी है, FD भी है और इसके अलावा बहुत सारी चीजें आपको और मिल जाएंगी मार्केट में। लेकिन मेरे हिसाब से सेफर और अच्छे ढंग से अगर आपको आइडियली चलना है तो आपको ऐसे चलना है। थैंक यू सो मच। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC बेस्ट ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनि डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनि डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनि डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।